2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो वो आईपीएल की सबसे महंगी टीम खरीद लेता है। जब वो पेट्रोलियम बिजनेस स्टार्ट करता है तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी खड़ी कर देता है। जब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखता है तो मुल्क भर की सारी कंपनियों को कंपटीशन छोड़ना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बाप की जो अपने बेटी की शादी में दुनिया भर के नामवर लोगों को नचा देता है। ये हैं द वन एंड ओनली अंबानी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे मुकेश अंबानी इतने दौलतमंद हो गए। मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, ताहम आप ये जान लें कि वो हर 10 मिनट में लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमा लेता है। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में। टिकटॉक हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या हो कोई और न्यूज़ चैनल, हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर के सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। फिर वो क्रिकेटर्स हों, मूवी स्टार्स हों या कंट्री लीडर्स हों, दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स हों या कोई बिजनेसमैन, सब ने ही शिरकत की और इस शादी को 4 चांद लगा दिए। ये तो सब जानते हैं कि ये तमाम स्टार्स फ्री में नहीं आए होंगे, बल्कि भारी रकम लेकर आए। सिर्फ जस्टिन बाइबर की ही बात करें तो उसने चंद मिनट की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडियन रुपी लिए। दौलत की ये नुमाइश देख के सबके जहन में एक ख्याल तो आता है कि आखिर मुकेश अंबानी इतना पैसा कहाँ से लाए और कैसे एशिया के सबसे दौलतमंद शख्स बने। क्या है इनकी कमाई का असल जरिया जो इनको पूरे एशिया का अमीर तरीन शख्स बना देता है, और वो भी 10,370 अरब रुपए के अकेले मालिक, जिसमें आए दिन इजाफा होता जा रहा है। और मजीद हैरान कर देने वाली बात ये कि एक भाई तो सोने के पानी से नहा रहा है, वहीं दूसरा भाई बैंकरप्सी फाइल कर चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ? अगर बात करें मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की तो ये जान लें मुकेश अंबानी इंडिया में रहने वाले हर आदमी से रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रॉफिट हासिल कर ही लेते हैं। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, क्रिकेट हो या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज मुल्क भर में फैली हुई है और हर इंडियन का दिन में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता ज़रूर पड़ता है। लेकिन मुकेश अंबानी की कामयाबी की असल बुनियाद उनके बाप धीरूभाई अंबानी ने रखी। 1950 में धीरूभाई अंबानी एक अच्छी जॉब की तलाश में गुजरात से यमन चले गए। वहाँ उन्होंने 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस बिज़नेस को अच्छी तरह समझने की कोशिश की। 1958 में धीरूभाई वापस इंडिया आए और अपना बिजनेस करने का फैसला किया। उन्होंने कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया। शुरू में ये आरसीसी कंपनी सिर्फ स्पाइसेस यानी मसालों की ट्रेडिंग करती थी, जो इंडिया से खरीद कर मिडल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट किए जाते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस का 8 सालों का तजर्बा उनके काम आया और देखते ही देखते वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। धीरूभाई अंबानी बिजनेस इंटेलिजेंस के माहिर थे, चुनाचे उन्होंने सोचा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मांद पड़ चुकी थी और यही वक्त था धीरूभाई अंबानी का बेहतरीन डिसीजन लेने का। उन्होंने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए कॉटन की बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस से कपड़े बनाए जाने लगे, जिसने न सिर्फ सरकार की पॉलिसी से उन्हें महफूज रखा बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज़्यादा फेमस भी हो गए। देखते ही देखते रिलायंस ग्रुप बड़ा होता गया और 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्पॉन्सर भी बन गया। रिलायंस ग्रुप के सामने एक चैलेंज ये था कि धीरूभाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्री से खरीदने पड़ते थे। इससे उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती थी, सो उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। 1986 में ही जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए
हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे। जब तक धीरूभाई अंबानी जिंदा रहे ये दोनों भाई मिलकर काम करते रहे, मगर 2002 में धीरूभाई अंबानी की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया, और वो ये कि धीरूभाई अंबानी ने मरने से पहले अपने बिजनेस और जायदाद के हवाले से कोई वसीयत नहीं छोड़ी। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री का कंट्रोल किसके पास जाएगा, ये फैसला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास चला गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में तय पाया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेजर कंट्रोल बड़े भाई यानी मुकेश अंबानी को दिया जाएगा, और यही वो बात थी जिससे दोनों भाइयों के दरमियान इख्तिलाफात ने जन्म लेना शुरू किया। जैसा कि हमेशा होता है, दोनों भाई आपस में बिजनेस और जायदाद को लेकर लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी, लेकिन उनकी मां ने बेटों की ये नाराजगी ज़्यादा देर नहीं चलने दी और ये फैसला किया कि 50% के हिसाब से दोनों भाई बिजनेस और जायदाद को आपस में तकसीम कर लें। इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को दो भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोलियम और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए, जबकि बाकी बिजनेस अनिल अंबानी के हिस्से में चले गए। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल कर ली और इसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी का दर्जा दे दिया। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी का इजाफा भी कर दिया ताकि पेट्रोलियम का प्रॉफिट मजीद बढ़ाया जा सके। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके चलते इंडिया में एक इनकलाब बरपा हुआ और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपरमार्केट्स खोले जाने लगे, जहां कंज्यूमर्स को तमाम आइटम्स डिस्काउंटेड रेट्स पर एक ही छत के नीचे मिल जाया करते थे। 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी यहाँ भी पीछे ना रहे और IPL की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया, और ये टीम अगले कई सालों तक IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला कर रख दी, क्योंकि इनकी कंपनी जियो ने सारे पैकेजेस फ्री कर दिए। जियो के आने के बाद लोगों ने इसे खूब पसंद किया और सब कुछ फ्री मिलने के कारण जियो के यूजर्स मिलियंस तक पहुंचे। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी ने दूसरी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है, जिससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। और इसी तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी जरूर असरअंदाज होते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन से भी ज्यादा है, जो 10,370 अरब इंडियन रुपीस के बराबर है। इस दौलत के साथ वो दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियनियर्स का नाम निकाल दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स कहलाएंगे। अब जाहिर है, जब पैसा इतना ज्यादा हो तो बेटे की शादी पे 5,000 करोड़ खर्चा करना तो बनता है। हाल ही में उनके बेटे अनंत अंबानी की होने वाली शादी की रील्स तो हम सब ने देखी हैं। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और ये सिर्फ एक अंदाजा है, 5,000 करोड़ हो या 10,000 करोड़। मुकेश अंबानी के जिसके पास 10,370 अरब रुपए की वर्थ हो, उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। जहां मुकेश अंबानी के पास पैसे की फरमानी है तो दूसरी तरफ इनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जिनका दिवालिया निकल चुका है। एक्सपर्ट का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेजी से तरक्की पाने वाले स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो एक साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। इस स्ट्रेटेजी की वजह से उनके खर्चे बढ़ गए, लेकिन इतना खर्चा हुआ जितना प्रॉफिट नहीं हुआ। दूसरा रीजन ये था कि अनिल अंबानी का ग्रुप इंडस्ट्री के माने हुए खिलाड़ियों से टक्कर लेने लगा। मिसाल के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस मार्केट में मौजूद एयरटेल और वोडाफोन से मुकाबला कर रहा था, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट करने की पसंद और टाइमिंग हमेशा गलत साबित हुई। और सबसे बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को डाइवर्सिफाई नहीं किया, यानी इस ग्रुप की ज़्यादा आमदन
हाई रिस्क वाले सेक्टर से जुड़ी थी। इन सब मामलात के साथ साथ अनिल अंबानी मुख्तलिफ लीगल मसलों में भी फंसे रहे। रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन कंपनी के कुछ पैसे वापस करने थे और ये मामला मुंबई कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट ने अनिल अंबानी को 1 महीने के अंदर अंदर एरिक्सन के सारे ड्यूज क्लियर करने का ऑर्डर किया और अगर ऐसा ना किया गया तो 1 महीने के बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था। यहाँ मुकेश अंबानी उनकी मदद को आए और उनकी जगह पेमेंट करके अनिल अंबानी की बेल करा दी। आज अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ 0 है और ये बात उन्होंने खुद यूके कोर्ट में डिक्लेयर की जब यूके कोर्ट ने एक केस में उन्हें चाइना की कंपनी को $719 मिलियन रिटर्न करने का कहा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।